गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे क्या, सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब कि उच्चतम न्यायालय। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। और राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी उच्च न्यायालय से। तो और ये जो किसके अंतर्गत आता है? राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत, है ना। और इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत दो पार्ट और आएंगे इसके, जो अधीनस्थ वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्लास में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो इसका संवैधानिक उपबंध क्या है, उच्च न्यायालय का। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है। यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार ये सवाल चर्चा में बना हुआ है कि अभी तक वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय भारत में हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, या उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। फिर हम लोग जानेंगे कि न्यायाधीशों का जो शपथ होता है वो किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद फिर है कि इनका जो कार्यकाल है, मतलब ये रिटायर कब होंगे। ठीक है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे होता है। फिर हम लोग जानेंगे पद की रिक्तता क्या है ना। और उसके बाद है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। नेक्स्ट आपका है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। फिर आएगा हमारा एक पॉइंट होगा कि जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, और उसके बाद जो बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, वहाँ पे हम लोग जानेंगे इसको कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियाँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उसके क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में जाना था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आप, जैसे वहाँ भी 7 थे तो यहाँ पर भी जो है 7 अधिकारिताएँ या क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको जो है चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक, और इतना सब कुछ जानने के बाद जब आपका 7 हो जाएँगे, फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो उच्च न्यायालय हमारा है उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक है। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये जो चैप्टर होगा वह पूरा होगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग अपना जो है इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि उच्च न्यायालय का संवैधानिक उपबंध क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक उपबंध। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं उच्च न्यायालय का संवैधानिक उपबंध। मतलब ये कि संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में कहाँ पे बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है वहीं पे हमने लिख दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231, ठीक है, तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे मिलान करने को आ जाता है कि उच्च न्यायालय का संबंध किससे है। इट मीन्स अब यहाँ पर आपके भाग कई सारे दे रहेंगे, तो वहाँ पे आपको भाग 6 से इसको मैच करवाना रहता है। या कई बार ऐसा भी आता है कि फला अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा उच्च न्यायालय है उसका जो अनुच्छेद है वो है 214 से लेकर के 231 के बारे में तक। ठीक है, और यहाँ से 214 से 31 तक इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना होता है, मिलान, मतलब उसमें आपको सारी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। कह रहा किसी राज्य के भीतर जो सबसे उच्च न्यायालय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? उच्च न्यायालय बोलेंगे। ठीक है, उस राज्य का वो क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। अच्छा, यहीं पे आपको हम एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय है। बहुत सारे राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय है, लेकिन 7 ऐसे भी उच्च न्यायालय हैं जो 2-3 राज्यों का एक साथ कंबाइंड है। ठीक है, जैसे हरियाणा, पंजाब और
चंडीगढ़। इन तीनों राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है। अब यहाँ पर होने तो चाहिए थे 3, ह ह हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग और चंडीगढ़ का अलग, लेकिन नहीं ऐसा हुआ, वहाँ पे तीनों का एक साथ है। तो इसी प्रकार से 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं भारत में जो कंबाइंड रूप से काम करते हैं, ठीक है? अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, इसी क्लास में आज की उसकी चर्चा हो जाएगी। चलो भाई, सेकंड हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है। इसमें देखो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिल करके बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। अब यहाँ पे एक बात देखो समझने वाली है। पहली बात तो ये है कि किसी भी उच्च न्यायालय में कितने कितने न्यायाधीश होंगे, इस बात की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। वह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतना उतना जो वहाँ पे न्यायाधीश वो नियुक्त कर सकता है, ठीक है? तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखा गया कि राष्ट्रपति उन्हें क्या करता है, नियुक्त करता है। लेकिन अभी आगे हम करने वाले हैं कि किस प्रकार से उसमें क्या उसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी भूमिका है कि नहीं है, अब इसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि अनुच्छेद 216 ये कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपना एक मुख्य न्यायाधीश होगा उसका, और कुछ अन्य न्यायाधीश मिल करके अपना एक क्या बनाएंगे, उच्च न्यायालय बनाएंगे। और राष्ट्रपति क्या करेगा, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है? और संख्या जो है उन पे डिपेंड करती है कि राष्ट्रपति जितना चाहेंगे उस हिसाब से, ठीक है? बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और उसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 224 में कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की भी जो नियुक्ति होगी वह भी हो सकती है, और इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही, ठीक है? तीसरी बात यह है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। बात क्लियर हुई? अब देखिए, आपके जब आयोग जब पेपर सेट करता है तो वहाँ पे इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे देता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है और इतनी संख्या है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है कि उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में तो आपको पता है कि कितने होंगे, 34 होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में कितने होंगे, 34। एक आपका होगा मुख्य और बाकी 33 आपके क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है? लेकिन उच्च न्यायालय जो आपका होगा उसमें संख्या जो है उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको वह निश्चित करेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से भाई देखो एक सवाल आता है कि ठीक है कि उच्च न्यायालय में राष्ट्र में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है। तो एक सवाल आपका यहाँ से पूछा गया है कि उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत है, 216 के तहत है। दूसरा ये कि इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। ये 2 बातें पूछी गई हैं। तीसरी बात हमेशा से यह पूछी गई है कि उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है, ये पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया है, अभी आपको हम यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है, सारवान प्रश्न कह सकते हैं। अब चूँकि आप वही टॉपिक पढ़े तो इसमें बार-बार आएगा सारवान प्रश्न। तो सारवान का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, जहाँ पे अस्पष्ट बात कही गई हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 7 ऐसे भी क्षेत्र हाई कोर्ट हैं, जहाँ पे कई सारे राज्य एक ही में काम करते हैं, है ना? तो अब देखिए जो पहला पॉइंट है उसके कि वर्तमान में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अब चलो पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं कि जो 25वां उच्च न्यायालय है, वह जो है तेलंगाना के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। अभी चूँकि ये हाल का मामला है, 2, 4, 6 साल पहले की बात है, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग अपने ध्यान में बैठाए रखिएगा। अभी तो इसके पहले कितने होते थे? जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग-अलग नहीं हुआ था, तब कितने थे? तब 24 थे। अभी कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, और 25वां कौन बना है? हैदराबाद में बना है, ठीक है? तेलंगाना के लिए, है ना? जो तेलंगाना में राज्य बना है, उसके लिए हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। देखिए, हम साथ में आपका करंट भी अपडेट करवाते चल रहे हैं। जो भी अभी हाल में बातें हुई हैं, इसको भी साथ में आप लोग अपडेट करते चलिए। इसके पूर्व 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु एक ही न्यायालय था।
बात समझ रहे हैं? जब हमारा तेलंगाना हैदराबाद से अलग नहीं हुआ था, तब उसके लिए क्या था? एक ही न्यायालय था। तब हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय थे? तब थे 24। और 1 जनवरी 2019 से पहले की बात है ये, और 19 के बाद कितने हो गए? 25। इसको रट लो, अच्छे से याद कर लो। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है? इसको जानते रहिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता मतलब क्षेत्राधिकार का निर्वहन करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे कौन से 7 वो हैं हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें 2-3 राज्य या 2-3 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ उसमें काम करते हैं। ठीक है? चलिए, इसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो हमारे 7 उच्च न्यायालय हैं, जिस पे कई सारे राज्य एक साथ हैं, तो वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला है, वो है हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो हमारा है, इसमें जो है 4 राज्य एक साथ काम करते हैं। कौन-कौन? असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और साथ में एक बात और है कि कोहिमा में, आइजोल में और ईटानगर में इसके क्या हैं? खंडपीठें हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय तो हमारा एक ही है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में भी है, ठीक है? 1866 में हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? क्या बनाया गया था? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है? और उसी की एक खंडपीठ लखनऊ में अभी हाल ही में कुछ सालों पहले बनाई गई है, ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है गुवाहाटी जो आपका उच्च न्यायालय है, इसके कुछ खंडपीठ कहाँ पे हैं? कोहिमा में है, आइजोल में है और ईटानगर में है, ठीक है? ये बात हुई। और इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल हैं? असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? बात करते हैं दूसरे हम अपने हाई कोर्ट की, तो वो हमारा कौन-सा? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। इसका नाम क्या है? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, और ये है कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। और इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 3। पहला आता है पंजाब, दूसरा है चंडीगढ़ और तीसरा है हरियाणा, ठीक है? इन तीनों का सामूहिक रूप से जो आपका उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है? नाम क्या उसका है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इस नाम से है, ठीक है? चलिए, तीसरा हम देख लेते हैं, बम्बई उच्च न्यायालय। इसका नाम क्या है? बम्बई उच्च न्यायालय। और इसके जो खंडपीठ कहाँ-कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में है, नागपुर में है और पणजी में है। और राज्य कौन-कौन से इसमें शामिल हो रहे हैं? और केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले तो महाराष्ट्र शामिल हो रहा है, दूसरा आपका गोवा शामिल हो रहा है, और तीसरा आपका कौन शामिल हो रहा है? दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये 3 जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है? मतलब इन तीनों का सामूहिक रूप से ये क्या है? उच्च न्यायालय है। चौथी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? अब देखो इसमें कौन-कौन शामिल हैं? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों का सामूहिक रूप से जो आपका उच्च न्यायालय है, वो कौन-सा? जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपका है 5वां, क्या नाम उसका है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। मुख्य पीठ कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसमें कौन-कौन आ रहा है? पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? छठा आपका है केरल उच्च न्यायालय। मुख्य पीठ कहाँ पे है? कोच्चि में है, ठीक है? इसमें कौन-कौन शामिल हो रहा है? केरला और लक्षद्वीप, ठीक है ना? और 7वां हमारा है मद्रास हाई कोर्ट या मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? चेन्नई में। कौन-कौन शामिल हो रहा है? तमिलनाडु और पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, और तमिलनाडु क्या है? भारतीय राज्य है। तो एक राज्य और एक ये क्या आपका है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इन दोनों का जो सामूहिक रूप से जो आपका उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। किस नाम से है? मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से है। अब बात क्लियर हुई? अब देखिए इस प्रकार से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो सामूहिक रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है? तो कितने हैं? 7 हैं। अब यहीं पे एक आता है एक्सेप्शन, दिल्ली वाली बात, दिल्ली के बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। शेष सभी संघ राज्य क्षेत्र अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है ना? मतलब जो उनके पास का जो राज्य होगा, उसका जो उच्च न्यायालय होगा, उसी में वो क्या आ जाते हैं? समाहित हो जाते हैं, ठीक है? बाकी जितने भी आपके, जैसे आप यहाँ पे देखिए पुदुचेरी है ना, लक्षद्वीप है ना, ये आपका अंडमान निकोबार, ये भी आपका हो गया,
लद्दाख आपका खाइए केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपका है। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये भी हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके इस तरह के थे दिल्ली को छोड़ करके, जो आपकी यूनियन टेरिटरी होती है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वो सब अपने जो निकटवर्ती आपके राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उसमें शामिल, मतलब वो उनका भी जो उच्च न्यायालय होता है वो उन्हीं का होता है, जहाँ पे उनके राज्यों का होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो अब आप लोग को स्पष्ट हुआ होगा कि अभी तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कितने हैं? 25, इसको भूलिएगा नहीं। और 25वां कौन सा बना है? हैदराबाद में बना है, ठीक है। हैदराबाद में उच्च न्यायालय बना है, किसका? तेलंगाना का। क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीशों की अहर्ताएँ क्या हैं, है ना? क्या क्वालिफ़िकेशन होगी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, है कि नहीं? चलो भाई, इसमें देखिए जो पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 217 2, अनुच्छेद 217 2 के अनुसार वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो, सबसे पहली बात कि भारत का नागरिक हो। सेकंड ये है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद पर तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रह चुका हो। तो अगर इन दोनों में से आपके पास कोई योग्यता है, मतलब दोनों योग्यता अगर है आपके पास, अगर आप भारत के नागरिक भी हैं और जो आपका सेकंड वाला लिखा है ये दोनों अगर है, तभी आप जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है ना? चलो, पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भले ही यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा तो होगी, लेकिन निम्नलिखित के परामर्श के पश्चात की जाएगी, ठीक है। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल, और तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा गया है। सामान्यतः सामान्यतः नवनिर्मित रीति के अनुसार, ये तो पहले की बात थी। अभी जो फिलहाल में वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, वर्तमान में स्थिति क्या है कि अगर आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल करता है। राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा ही दी गई सलाह के अनुसार नियुक्ति करेगा। तो अब क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में एक जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, साथ में 2 आपके वरिष्ठ जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये 3 लोगों की मंडली बनेगी, और अगर तीनों लोगों ने जिस व्यक्ति के नाम पे अपनी सहमति दे दी, उसी नाम पर जो है राष्ट्रपति क्या कर देंगे? अपनी मुहर लगा देंगे, और उस व्यक्ति का जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। बात समझे? ये जो है वर्तमान प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं शपथ। शपथ में एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बातें अभी जोड़ी गई हैं और कुछ बातें पहले की हैं। चलो भाई, बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान, है ना। प्रतिज्ञान मतलब क्या होता है? अफर्मेशंस, है ना। और शपथ मतलब क्या होता है? ओथ। चलो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। मतलब जो शपथ ली जाएगी वो किसके द्वारा सामने ली जाएगी? राज्यपाल के सामने ली जाएगी। अगर मान लीजिए राज्यपाल उस समय सक्षम नहीं है या कोई समस्या है कि वो उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने जिस व्यक्ति को उस काम के लिए नियुक्त किया होगा उसके समक्ष। लेकिन सामान्यतः जो है राज्यपाल के सामने ही कोई न्यायाधीश शपथ लेता है उच्च न्यायालय का, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि 16वें संविधान संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी प्रकार शपथ लेता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्धारित है। अब बताओ भाई, इसमें क्या बात है? 16वां संविधान वाली कौन सी बात आ गई? अभी आपको आगे बताते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, इसमें कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ में मूल संविधान में जब पहले लोग शपथ लिया करते थे उच्च न्यायालय के, तब उसमें ये शब्द शामिल नहीं था। कौन सा? भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा का प्रावधान नहीं था।
जब पहले लोग, मतलब जब ये 16वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उसके पहले जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते थे, तो वहाँ पर भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, यह बात शामिल नहीं होती थी। लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ दिया गया। और वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में यही चल रहा है कि अब जब कोई न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय का, तो वह जो है जब अपना शपथ ग्रहण करेगा, तो उसमें इस सेंटेंस को भी क्या करेगा? शामिल करेगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, इस बात को। ठीक है। और शेष जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के समान ही प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। क्या कार्यकाल इनका होता है, इसके बारे में। अच्छा, हमको कोई बताएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है भाई? बताइए। 65 ईयर्स। ठीक है। और यहाँ का कितना होगा? यहाँ पे 62 वर्ष, 62 ईयर्स। ठीक है। चलिए, उसी बात को यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। इससे पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। देखो भाई, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलवाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। इस बात को भूलिएगा नहीं। नियुक्ति और त्यागपत्र उच्च न्यायालय का किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब शपथ ग्रहण की बात आएगी तब कौन करवाएगा? राज्यपाल। ठीक। चलिए, बात हम करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करते हैं। हमने आपसे उसी दिन कहा था कि 65 वर्ष की आयु ये संसद द्वारा निर्धारित की गई है। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो संसद एक अपनी समिति बनाएगी और उस समिति के द्वारा उस उम्र को निर्धारित किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि संसद की निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र की में कोई फेरबदल करना होगा तो कौन करेगा? संसद करेगी। लेकिन अगर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की उम्र का कम ज़्यादा करना होगा, मतलब उनके रिटायरमेंट की बात, तब कौन करेगा? तब मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। चलिए, तीसरी बात यह है कि संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। संविधान में इनके निश्चित कार्यकाल की बात नहीं कही गई है। क्लियर है? चलो बच्चों, आगे देख लेते हैं वेतन और भत्ते के बारे में। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 221 क्या के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करता है। ठीक है। कौन करेगा? संसद। संसद क्या करेगा? इनको वेतन और भत्ते देगा। मतलब वेतन और भत्ते कितना दिया जाना चाहिए, इसका नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। जब तक वो पद पे रहेगा तब तक उसकी जो उसको जितना भी वेतन और भत्ता मिलेगा उसमें कोई कटौती नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने के वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज सकता है। ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपतीय संदर्भ 1998 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल से, कोलिजियम। सेकंड है, जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से।
और तीसरा हमारा ये है कि न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसके भी मुख्य न्यायाधीश से। मतलब ये क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति जो होगा वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके इनको हटाने की बात, मतलब यहाँ से वहाँ करने की बात करेगा। अब दूसरी बात ये है कि जिस उच्च न्यायालय से भाई साहब को हटाने की मतलब स्थानांतरित करने की बात हो रही है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से भी बात परामर्श ली जाएगी और साथ में जिस उच्च न्यायालय में उनको स्थानांतरित किया जा रहा है वहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद ही उनको उनको स्थानांतरित किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है पद की रिक्तता। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, चलो भाई। तो पहला पॉइंट है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। दूसरा है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने पर। तीसरा है किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर देने पर। और चौथा है कि साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से चार इसके क्या हैं, चार ऐसी कंडीशंस हैं जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है। अब यहाँ पर देखो हमने एक नोट पॉइंट लिख दिया है कि अभी तक 2 बार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई है। लेकिन फिर मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि महाभियोग सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग किया जा रहा है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के को हटाने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है, और वो साहब कौन थे, श्री सौमित्र सेन और श्री पी.डी. दिनाकरन। और ये दोनों ही न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ये बात हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के साथ महाभियोग वाली जैसी घटना हुई नहीं है। एक बार हो रही थी मगर जो है उसमें प्रस्ताव पारित हो नहीं पाया। ठीक है, संख्या उसमें कम हो गई थी। चलिए अगली हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ये है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब मान लीजिए कोई कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमारे देश के जब हमारे राज्य मतलब उस राज्य के उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं मान लीजिए हैं। ठीक है, तब किसको हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। पहला, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। नंबर 2, जब मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर। और तीसरा ये है कि मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की असमर्थता हो। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर वरिष्ठता का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। अब जिसको भी हम ला के वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के स्थान पे कार्यकारी न्यायाधीश बनाएंगे उसमें भी हम वरिष्ठता का क्या करेंगे, सिद्धांत लागू करेंगे। मतलब उनके बाद उस मुख्य न्यायाधीश के बाद जो व्यक्ति अगला सीनियर होगा उसको ही हम लाने का प्रयास करेंगे। हम कौन होते लाने वाले, लेकिन जो भी लोग लाते हैं वो लोग। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि अगला अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। बात करते हैं अनुच्छेद 224, संविधान के अनुच्छेद 224 में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाती है। पहला ये, किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य वृद्धि होने पर। मान लो कभी ऐसा आ जाए कि अचानक से उस न्यायालय में उस उच्च न्यायालय में कार्य क्या जो है बढ़ जाए, तब हमें अलग से कुछ अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। ठीक है, दूसरा ये, बहुत ज़्यादा बकाया कार्य होने पर। अगर मान लो कार्य बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है तब भी हम अच्छा अच्छा ये बताओ, जब कभी ऐसा होता है कि हमारा काम रुका हुआ है या बहुत डिले हो रहा है और हमको काम थोड़ा फास्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि जब उच्च न्यायालय में कार्य ज़्यादा हो जाता है और न्यायाधीश कम रह जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी कुछ अन्य न्यायाधीशों को अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक, और तीसरी बात ये है कि राष्ट्रपति के समाधान होने पर कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो ही, है ना। और
चौथी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, कि ऐसी नियुक्तियाँ अधिकतम 2 वर्षों के लिए ही की जाती हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट आप हो जाओगे। आप कुछ समय के लिए आओगे, तो वो समय कितना होगा? केवल और केवल 2 वर्ष। किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता। हाँ, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की अतिरिक्त नियुक्तियाँ होंगी, लेकिन यह सिर्फ़ 2 साल के लिए होंगी, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति आएगा, वह 62 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं हो सकता। ठीक? चलिए, अपना हम देख लेते हैं नेक्स्ट, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब कुछ ऐसे भी न्यायाधीश होते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। क्या उनको भी उस उच्च न्यायालय में रखा जा सकता है? जी, बिल्कुल रखा जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पे उनका जो उनका ज्ञान है, या जो उनका अनुभव है, उसको लेने के लिए या कार्य को और अच्छे से संपादित करने के लिए उनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं। तो उसमें क्या बातें हैं? पहला पॉइंट यही लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224 का में यह प्रावधान है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी। पहला, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जबरदस्ती कि साहब चलिए, ऐसा नहीं। आप उनसे अनुरोध करेंगे और वह सामने से आपको क्या मिलेगा? सहमति मिलेगी कि हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं तब। दूसरा, उस समय उसे वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेगा। और तीसरा यह कि शेष न्यायाधीशों जैसी ही शक्तियाँ, अधिकारिताएँ मतलब क्षेत्राधिकार तथा विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे, परंतु तकनीकी तौर पर उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। मतलब अब चूँकि आप कुछ दिनों के लिए ही काम करने आए हैं, तो आपको वेतन तो वही मिलेगा, अधिकार आपको वही मिलेंगे, विशेषाधिकार आपको वही मिलेंगे, लेकिन तकनीकी रूप से आपको वहाँ का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। हाँ, न्यायाधीश के रूप में आप काम कर सकते हैं। ठीक? ये बात है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या-क्या क्षेत्राधिकार हैं, उनकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार से हम लोग इस उच्च न्यायालय के भी जो क्षेत्राधिकार हैं और जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? आइए, अब हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा उनकी शक्तियों के बारे में। जिस प्रकार से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को पढ़ा था, वहाँ पर उनके क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 ऐसे पॉइंट हैं, जहाँ पर हम उनके क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए, तो उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियाँ दी गई हैं। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या कह रहा है? कि राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। मतलब राज्य में इसके ऊपर कोई संस्था नहीं है, यही जो राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है? चलिए, तो यहीं पे हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ कौन-कौन सी भाई? जो पहला है वो क्या है? मूल या आरंभिक अधिकारिता। अधिकारिता मतलब आप लोग जान ही रहे हो, क्षेत्राधिकार। दूसरा है रिट अधिकारिता, तीसरा है अपीलीय अधिकारिता, चौथा है अधीक्षण संबंधी, और पाँचवां है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। और ये इम्पोर्टेंट भी है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन यहाँ से भी आते हैं सवाल। और छठा आपका है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ। आप सबको पता है कितने भाई, बता दो? अनुच्छेद 13, 32 और 226। याद रहेगा नहीं रहेगा? रट डालो इसको। ठीक है? और ये सवाल खूब आता है, 13, 32, 226, है ना? अब मतलब ये ये अनुच्छेद है, किसी मोबाइल नंबर नहीं है ना? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये क्या कहता है? आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 6 में। ये देखिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। ठीक है ना? चलिए, तो आपका छठा पॉइंट ये हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और सातवां क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। किसके अंतर्गत आता है? उच्च न्यायालय के। ठीक? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं पहला अपना मूल या आरंभिक अधिकारिता, है ना? पॉइंट नंबर, अब इसमें देखते हैं क्या-क्या बातें हैं। ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब कोई बताएगा? जिसको इसका मतलब समझ में आ गया उसको पूरी पूरी डीपीएसपी आ गई। प्रवर्तन का मतलब क्या? न्यायालय से लागू करवाना। ठीक है?
जिसको हम न्यायालय से लागू करवाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा कि अगर कोई मूल अधिकार से जुड़ा मामला है तो उसके लिए हम सीधे या तो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों के लिए नीचे से हम जाएंगे, जिला एवं सत्र न्यायालय से होते हुए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से जाते हुए सर्वोच्च न्यायालय, इस प्रकार से जाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपके मूल अधिकार से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसके लिए हम सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, उच्च न्यायालय या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट, दोनों में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक। दूसरा ये कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है, मतलब क्या, कोई अस्पष्ट व्याख्या है। अगर मान लीजिए आपका कोई अधीनस्थ न्यायालय है और उस अधीनस्थ न्यायालय से कोई ऐसा फैसला आ गया जो कि कैसा है, अस्पष्ट नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या आप उससे संतुष्ट नहीं है, तब आप कहाँ जाएंगे उसकी व्याख्या के लिए, तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय में की जाएगी, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। और चौथा है कि राजस्व से जुड़े किसी भी मामले में। और पांचवा है कि संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित मामलों में, ठीक है। अगर संसद के सदस्यों का जब निर्वाचन होता है या जो राज्य मंडल के जो सदस्य होते हैं, मतलब ये कि जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, उनका जब निर्वाचन होता है तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है या कोई वहाँ पे विवादों की स्थिति आती है तो इसके लिए आप सीधे कहाँ पे अपील करेंगे, बोले भाई, सीधे उस राज्य के उच्च न्यायालय में, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा है रिट अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय के पास कितनी शक्तियां हैं रिट के मामले में, पांच रिट वो जारी कर सकता है, जानते हैं आप लोग ना, याद रखिएगा उसको। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बातें हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। दूसरा ये कि उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रिटें, आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए कोई आदेश जारी कर सकता है, कौन, उच्च न्यायालय, ठीक। तीसरा ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई रिट अधिकारिताओं की तुलना कर लेते हैं। चलो भाई कर लेते तुलना। सबसे पहले क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना है, 32। दूसरा है उच्च न्यायालय, अनुच्छेद कितना है, 226, रट डालो इसको सब, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, बोलो भाई, संवैधानिक उपचारों से। और यह अपने आप में यह एक मूल अधिकार है, इस बात को भी जानते रहिए कि अनुच्छेद 32 क्या है, अपने आप में भी यह एक मूल अधिकार है, लेकिन 226 ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, इतना जानते रहिएगा। चलो मुन्ना, तो जो पहला पॉइंट है ये कहाँ पे लागू होगा, पूरे देश में, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य की सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय में मामला देखा जाएगा। दूसरा, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 है, और यहाँ पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा भी 226। देखो यहाँ पे क्या बात लिखी गई है, पॉइंट नंबर 3 एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जहां पे सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ आपके मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करता था, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन वहीं पर उच्च न्यायालय क्या कर रहा है कि यह आपके मूल अधिकारों के अलावा भी यदि आपके किसी विधिक अधिकार के लिए आप चाहते हैं कि उसको न्यायालय से हम न्यायालय में अपील करें, तो उसके लिए भी इसके पास शक्ति है, और वो कौन कहता है, अनुच्छेद 226 कहता है, ठीक है। ये बात लिखी गई है। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि 226 जो है द्वारा प्रदत्त उपचार मूल अधिकार नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 32 क्या है, वह स्वयं में अपना एक मूल अधिकार है। यह बात पॉइंट नंबर 3 में देखो यहाँ लिखी गई है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपीलीय अधिकारिता के लिए, ठीक। इसमें क्या लिखा है भाई कि उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपीलें
सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय के पास। तो वही बात लिखिए कि जो उच्च न्यायालय हमारा होता है, वह मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित जो अपीलें होती हैं, कि सर हम वहाँ उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तब हम यहाँ पे आए हैं, आप इसकी सुनवाई कीजिए। तब वो जो है इसको सुनवाई करता है। सेकंड ये कह रहा है कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। ये तो टर्म है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे देखो 2 मामले आते हैं, है ना? अपीलीय जो अधिकारिता हमारा है, यहाँ पे 2 मामले आते हैं। पहला मामला आता है जो सिविल से संबंधित है, और सेकंड हमारा है जो कि आपराधिक मामलों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा उच्च न्यायालय है वहाँ पे 2 केस जाएँगे। या तो वो केस आपका सिविल का होगा, या फिर आपका वो जो केस होगा वो किसका होगा? आपराधिक मामलों का होगा। ठीक है? कल हमने आपको बता ही दिया था, आपराधिक में क्या होगा? चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, ये सारे मामले। और जो आपका सिविल का मामला होगा वो क्या होगा? जैसे आपका जो खेत में जब कोई दिक्कत होती है, खेत का कोई कोई विवाद होता है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? सिविल में आता है। तो इन दोनों का जो मामला होगा वो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में भी जाता है ना? चलो, तो सबसे पहले देखते हैं जो सिविल न्यायालय है यहाँ पर, कि पहला कह रहा है कि यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल संबद्ध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब कोई ऐसा मामला है जो जो अधीनस्थ न्यायालय में उसकी राशि जो उसकी सीमा है उस सीमा से ज़्यादा का है, तब हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उस राज्य के उच्च न्यायालय में सीधे जो है उसको हम फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कि वे वाद जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी हो। मतलब पहले आप जिला पर पहले आप अपना केस जो है शामिल वहाँ पे कर चुके हों, और वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब जो दूसरी अपील होगी वो कहाँ जाएगा? सीधे उच्च न्यायालय सुनता है। ठीक? और तीसरी बात ये है कि अनुच्छेद 323 का और 323 खा के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण, है ना, के निर्णयों के विरुद्ध, आपको मोदी बताए थे ना, अधिकरण क्या होते हैं? अधिकरण होते हैं अर्ध न्यायिक न्यायालय होते हैं, जहाँ पर न्यायालयों जैसे ही लेकिन सीमित अधिकार दिए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है? वह भी एक प्रकार के न्यायालय ही होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है, इनको जितने अधिकार दिए गए हैं, इतने अधिकार वहाँ नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ दंड देने के भी प्रावधान वहाँ पे किए गए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अधिकरण बोलते हैं। ठीक है? अभी जब इस क्लास के बाद जो हमारा अधीनस्थ वाला क्लास आएगा न्यायालय का, उसमें हम इसको बहुत और स्पष्ट करके बताएंगे। ठीक है? चलिए, फिलहाल आप इतना जानिए कि जो हमारा अधिकरण होता है, जो कि अनुच्छेद 323 का और 323 खा के अधीन हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनके विरुद्ध उस राज्य के न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अधीनस्थ न्यायालय और साथ में जो आपका अधिकरण है, अगर आप इन दोनों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे कहाँ पहुँचोगे? उच्च न्यायालय पहुँचोगे। ठीक है? लेकिन जो पहली आपकी सुनवाई होगी वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या फिर अधीनस्थ में या फिर अधिकरणों में हो चुकी होगी, और वहाँ से आप संतुष्ट नहीं है, तब आप कहाँ जाओगे? उच्च न्यायालय। ठीक? ये तो बात हो गई सिविल मामलों की। आपराधिक मामलों की बात करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास या दंडादेश दिया गया है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है? मान लो आपके जो सत्र न्यायालय, जो आपका जिला सत्र न्यायालय होता है ना, वहाँ पर, या जो अतिरिक्त आपका जो सत्र न्यायालय होता है, वहाँ पर किसी को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी गई हो, और आप कहते हो कि नहीं ये न्याय संगत नहीं है, तब इसके लिए आप कहाँ जाओगे? सीधे उच्च न्यायालय। ठीक? जा सकते हो। दूसरा ये है कि यदि उपर्युक्त न्यायालयों द्वारा मृत्युदंड देने की घोषणा की गई है, तो व्यक्ति चाहे अपील करे या ना करे, उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। देखो, अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब तक वो उसको उच्च न्यायालय पुष्टि नहीं कर देता है कि हाँ वाकई में ये बात सही है और इसको जो आप मृत्युदंड दे सकते हैं, तब तक उसको आप दंड नहीं दे सकते, है ना? तीसरी बात ये कह रहा है
कि कुछ अन्य मामले भी हैं, जैसे सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेटों के निर्णयों से जुड़े वे मामले जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के में अपील हेतु विनिर्दिष्ट हैं। कुछ स्पेशल मामले भी होते हैं जो महानगर मजिस्ट्रेट या जो आपका सहायक सत्र न्यायाधीश है या जो आपका अन्य मजिस्ट्रेट है, इनके निर्णयों से जुड़े हुए कुछ अन्य मामले भी होते हैं आपराधिक वाले, उसके लिए आप सीधे जो है उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। हमको लग रहा है कि बात हमारी समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग अधीक्षण संबंधी अधिकारिता। अधीक्षण का मतलब क्या होता है? सुपरविजन। जान ही रहे हो ना भाई, सुपरविजन होता है। अगर आप कोई भी सरकारी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सुपरविजन भी तो होता है कि हाँ भाई सारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसी प्रकार से जो अधीक्षण संबंधी अधिकारिताएं हैं या जो क्षेत्राधिकार है, वह भी उच्च न्यायालय के पास होते हैं। तो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो जो सबसे पहला है वो है अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है। दूसरा यह है कि इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल होते हैं, मतलब न्यायिक और क्या है, प्रशासनिक, दोनों प्रकार के सुपरविजन की जो सुपरविजन है वो शामिल है। और तीसरा ये है कि यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो अथवा ना सुनता हो। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा एक अपवाद भी है ना। अपवाद क्या है कि अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह लागू नहीं होती है। जो सशस्त्र बल के से संबंधित जो आपके न्यायालय हैं या जो अधिकरण हैं, उन पर जो है ये जो सुपरविजन है वो लागू नहीं होता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कि इस अधिकारिता के अंतर्गत या इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित कदम उठा सकता है। पहला, वकीलों, लिपिकों तथा शेरिफ आदि को मिलने वाली फीसों की सारणी निर्धारित कर सकता है। मतलब जो वकील हैं, जो लिपिक हैं, जो उस तरह के कर्मचारी हैं, उनकी जो फीस है उनका निर्धारण क्या कर सकता है? कर सकता है। अभी देखिए हाल ही में एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का कि कि जो वकीलों का जो वो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसका उसका जो शुल्क है वो सामान्य के लिए कितना हो गया है? केवल 750 रुपये हो गया है। अभी तक क्या था? 11,000, 12,000 या अन्य राज्यों में जितना भी लोग उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेते थे, वो ले लिया करते थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों की रजिस्ट्रेशन की बात क्या किया? अपने क्षेत्राधिकार में लेते हुए उसने क्या कर दिया? एक फैसला दिया कि अब जब रजिस्ट्रेशन आपका होगा तो मात्र आपके 750 रुपये फीस लगेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, है ना। और इसके पहले क्या था? मनमानी थी, लोग अपना ले रहे थे 11,000, 12,000 या जितना भी, मतलब जहाँ पे जिस राज्य में रहा हो ले रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है इनके जो वेतन का निर्धारण, ये जो हमारा उच्च न्यायालय है वो अपने जो अधीनस्थ वाले हैं उनके बारे में, या जो उसी न्यायालय के जो वकील हैं या लिपिक हैं उनके बारे में फीसें निर्धारित कर सकता है और सुपरविजन के तहत। नंबर 2 ये कह रहा है कि न्यायालय की पद्धति कार्यवाहियों के विनिमय के लिए साधारण नियम व प्रारूप बना सकता है। नंबर 3 ये है कि न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निर्धारित कर सकता है। और छठी बात यह है कि अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न, मतलब अस्पष्ट प्रश्न, है ना, कानून के ऐसे प्रश्न जो स्पष्ट नहीं है, के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालयों के मामले को अपने पास मंगवा सकता है और इसके अंतर्गत वह मामले को स्वयं निपटा सकता है, अथवा वह विधि के सारवान प्रश्न का निर्धारण करके उस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ मामला वापस उसी न्यायालय को लौटा देगा और वह न्यायालय इस निर्वचन के आलोक में उस मामले को निपटाएगा। अब देखो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं या जो हमारे अधिकरण हैं अधीनस्थ वाले, हो सकता है कि वो किसी मामले पर पूर्ण पूर्ण स्पष्ट रूप से कोई फैसला ना दे पाए हों। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा
इस स्थिति में अगर उच्च न्यायालय चाहे तो वो फैसले अपने पास सीधे मंगवा सकता है और मंगवा करके दो स्थितियां बना सकता है, या तो उसको वह स्वयं निपटा दे, और अगर नहीं निपटाता है तो उसको संशोधित करके या उस पर अपनी राय दे करके या उस पर अपनी बात रख करके उस संबंधित न्यायालय को वापस लौटा सकता है और कह सकता है कि आप इसके अकॉर्डिंग या इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग या इस नियम के अकॉर्डिंग आप काम करके इसको निपटारा इसका करिए। ठीक है, ये बात कह रहा है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। देखो इसमें क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 कि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। नंबर 2, उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि का शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग उदाहरणों की तरह किया जा सके। जिस प्रकार से आपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के जो फैसले हैं, वहाँ के जो निर्णय हैं, उनको बाकायदे लिखित रूप में अभिलेख के रूप में लिखा रखा जाता है ताकि जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं जैसे उच्च न्यायालय और जो उसके अधीनस्थ हैं, वो अगर भविष्य में कभी उस प्रकार का फैसला आए या स्थिति आए तो उस स्थिति में इन आलेखों को देख करके अपना निर्णय दे सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं कि उच्च न्यायालय एक डिपार्टमेंट बनाए या एक समिति बनाए या एक जगह बनाए जहाँ पर अपने फैसलों को क्या करे, सुरक्षित करे, और भविष्य में कभी वैसी स्थिति आए तो इन्हीं का उदाहरण दे करके उसको फटाफट निपटारा करवा दिया जाए। ठीक है, ये बात है। और अगला हमारा है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि से न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति निर्गमित होती है, आप सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता यानी कि क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों व आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत यदि वह विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता हो, अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा उच्च न्यायालय है वह भी न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है। नंबर 2, यदि कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ हो तब भी क्या करेगा, पुनर्विवेचना या उसका क्या करेगा, पुनर्विलोकन करेगा, मतलब फिर से उस पर एक बार न्यायिक समीक्षा देगा। तीसरा है यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता मतलब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कार्य कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। अब हमारा जो उच्च न्यायालय है ये अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण भी रख सकता है, तो कैसे करेगा आओ देखते हैं। इसमें कह रहा कि अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, और इसमें मुख्यतः क्या है, पहला ये कि न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करना। जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करेगा, ये उच्च न्यायालय सिफारिश करेगा। सेकेंड हमारा ये है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण उच्च न्यायालय जो है वो जो उसके अधीनस्थ हैं उसका क्या करेगा, वो स्थानांतरण भी कर सकता है। तीसरा, न्यायाधीशों की प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना। और चौथा क्या है, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना आदि शामिल है। तो इस प्रकार से जो है क्या करता है, अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण लगाता है, कौन, उच्च न्यायालय। ठीक है, और आज की क्लास का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कहाँ तक है। जिस प्रकार से हमने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि जो हमारा उच्च न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक है। आओ देखते हैं भाई कि निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को समझा जा सकता है। पहला ये कि न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक परामर्श मंडल, हमने अभी ऊपर बताया ना, एक मुख्य न्यायाधीश साथ में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, इन तीनों की मंडली बनेगी, कोलेजियम बनेगा, और वही क्या करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे।
तो वही बात देखो यहाँ पर भी लिखी गई है कि वर्तमान में, देखो ध्यान से देखिए, वर्तमान में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में कौन सा सिस्टम चल रहा है, कोलेजियम प्रणाली चल रही है। मतलब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिल करके ही अपने न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेंगे। ठीक है, तो वही बात देखो यहाँ लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक परामर्श मंडल कोलेजियम ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से क्या है, परे है। ठीक है, दूसरा ये कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में कितनी दी गई है, 65, और यहाँ पे कितनी दी गई है उच्च न्यायालय में, 62। इसको भूलिएगा नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुरक्षा दी गई है। इन्हें अपने पद से हटाए जाने का तरीका कठिन है, क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद के दोनों सदनों में के विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 ये कहता है कि वेतन आदि की सुरक्षा। तो पहला पॉइंट ये है कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की स्थिति को छोड़ करके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों की अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपात का कभी लगेगा, अभी तक तो भारत में कभी नहीं लगा है, अगर कभी लगेगा तब उसी स्थिति में ही इनके वेतन और भत्तों में कटौती होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही बात लिखी है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय द्वारा घोषित किया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति का प्रावधान है। पांचवा ये कह रहा कि आचरण पर बहस नहीं। इसमें क्या चीज है, पॉइंट नंबर 1 है कि अनुच्छेद 121 के तहत, अनुच्छेद 121 के तहत, बस को मिटा दिया जाए, अब देखा जाए। अनुच्छेद 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। मतलब ये नहीं कि सर आपके बोलने का तरीका नहीं सही है, सर आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, सर आपने इतना डिले क्यों कर दिया, सर आपने इसका फैसला ऐसे क्यों नहीं किया, इस पर आप बहस नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो कार्य करने का जो तरीका है उस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, महाभियोग वाली जो प्रक्रिया होगी उस पर, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ बोलचाल की भाषा में हो रहा है। ठीक, दूसरा ये कार्यपालिका के हस्तक्षेप से ये क्या है, से स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, नंबर 3 अनुच्छेद 220 के तहत निवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। अब देखो भाई, अभी हमने कल ही पढ़ाया था क्या, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त होता है तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 220 के तहत यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होता है, तब वह सिर्फ अपने उसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहां से वह रिटायर हुआ है। इसके अलावा वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, इस बात को जानते रहिएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि 220 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। तो कहाँ पे, जहां से वो भाई साहब रिटायर हुए हैं वहीं पर। ठीक, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 229 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो उच्च न्यायालय का जो चैप्टर था अब वह पूरा होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक बात और पढ़नी है कि इस चैप्टर से अभी तक पूछे गए पीवाईक्यू के बारे में, है ना। तो ये कुछ बातें आपको जो है जाननी चाहिए। तो अब हमारा जो है, जो हमारी न्यायपालिका थी वह पूरी होती है। तो न्यायपालिका में क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसको आप कहते हैं उसको हमने पूरा पढ़ लिया, उसको हमने पीवाईक्यू कर लिए, और आज की क्लास में हम लोगों ने उच्च न्यायालय पढ़ लिया। अब उच्च न्यायालय का जो अधीनस्थ न्यायालय है ये बचा हुआ, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और जो इसके पीवाईक्यू हैं वह भी हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें
कल की क्लास में। धन्यवाद।